जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर एग्ज़ाम एजुकेटर में। तो द्वंद्व शुरू हो गया है कि नहीं? 15 दिन बचे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम को और द्वंद्व शुरू हो गया होगा आपके मस्तिष्क में कि अब होगा या नहीं होगा। बहुत से बच्चे निराश हो गए होंगे और बहुत से बच्चे अभी भी असमंजस में हैं कि क्या होगा, पता नहीं किस तरह से होगा, पेपर कैसा आएगा। कुछ बच्चे तो इस आशा में आ गए हैं क्या कि पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, भगवान करे ये एग्ज़ाम कैंसल हो जाए। देखो, द्वंद्व मत रखो अपने मस्तिष्क में, अगर सफल होना है। द्वंद्व रखोगे तो 100% गिर पड़ोगे, इसलिए द्वंद्व नहीं रखना है। बहुत अच्छी तरीके से आप ये मानकर चलो कि आपकी तैयारी पूरी है और पूरी तैयारी है तो उसको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी। अगर आपके मस्तिष्क में 1 भी परसेंट ये आ रहा है कि आगे क्या होगा, तो आप 100% नेगेटिव एनर्जी की ऊर्जा से जुड़ रहे हो। उस नेगेटिव एनर्जी वाले पोर्शन को बाहर निकाल दो यार। नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एग्जाम पीरियड में आप ये मान लो कि 100% आपके मार्क्स को कम करने वाला है ये 5 से 10%। और अगर 5 से 10% मार्क्स कम हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सर, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ। कभी लगता है हो जाएगा, मेरी तैयारी पूरी है, और कभी लगता है कि नहीं होगा, मेरी तैयारी में कमी है। अब मैं क्या करूं? मुझे समझाओ सर, मैं तो बड़ा दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, तैयारी कभी पूरी नहीं होती है भाई लोगों। तैयारी जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन तो समझ लीजिए कि अंतिम है आपकी पढ़ाई, फिर आप पढ़ोगे नहीं। तो तैयारी कभी पूरी नहीं होती। और तैयारी पूरी भी रहती है अगर मस्तिष्क और सब चीजों को कंसंट्रेट होकर बना के रखोगे। देखो, पढ़े तो सब कुछ होता क्या है? ऐसा थोड़ी ना है कि आप फिलिप्स कर्व नहीं जान रहे हो। होता क्या है? होता यह है कि हम वो याद नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। हम काफी बार ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है ना। आपने हिस्ट्री भी पढ़ी, ज्योग्राफी भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, साइंस भी पढ़ी, सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर आपको बस केवल केवल क्या है कि भूल जाते हैं। उसी भूलने की प्रक्रिया ना हो आपकी एग्जाम में, इसीलिए मैं क्लास लेकर आ गया 365 कि आप 5-10 मिनट आधे घंटे के लिए ये वीडियो देख लो, जिससे क्या है कि आपका रिवीजन होता रहे। आपके पास में वो बर्डन ना आए कि एग्जाम पीरियड में जाऊं तो मैं इकोनॉमिक्स कैसे रिवाइज कर पाऊंगा, मेरा नहीं हो पा रहा इकोनॉमिक्स रिवीजन, मैं जो है मेरे टॉपिक यहाँ पर छूट जाएंगे। मैं एक-एक क्लास लेकर आ रहा हूँ 365 डेज़ के नाम से कि 365 दिन चलेगी ये क्लास, जिसमें क्या है कि परीक्षा को ध्यान में रखकर जैसे-जैसे परीक्षा होगी उसी तरह से कॉन्सेप्ट देते हुए निकल चलूँगा। हाँ, वो चीज़ें रिवीज़न करा दे रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा में हो सकता है कि क्वेश्चन बना दे। यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है अभी, को ध्यान में रखकर। आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रखकर, पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम आते हैं, उनको ध्यान में रखकर। वो जो वास्तव में अक्सर हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं या भूल जाते हैं, उनको हमने यहाँ रिप्रेज़ेंट किया है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा रिवीज़न नहीं हो पाया है, ये नहीं हो पाया है। आप बस थोड़ा-सा धैर्य रखिए और मस्तिष्क में ऊर्जा सकारात्मक रखिए। आप नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। जो दोस्त आते हैं ना, यार मेरी तो तैयारी नहीं हो पा रही है, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ यार। लो, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को आपने स्वयं ओढ़ लिया। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, हाथ जोड़ो उनके और कहो मित्र 25 के बाद मिलेंगे, कृपा करो हम पर थोड़ी-सी। हम पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं और आप आकर मुझे जो कहानी सुना रहे हो उसके कारण से मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। इसलिए कृपा निधान आप यहाँ से चले जाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी आप स्वयं करिए, हमें अपनी करने दीजिए। परीक्षा के बाद हम लोग मिलेंगे और बैठकर पार्टी करेंगे, फिर देखेंगे कि किसकी तैयारी थी, क्या नहीं था। ये सबसे अच्छा समाधान है।
और इसी तरीके से आपका एग्जाम निकल सकता है, नहीं तो आप ये मान लीजिए कि प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लेकर चलना है। इसका खेला है मात्र, किसका दिमाग चल जाए परीक्षा में पता नहीं है, पढ़ा सब कुछ है। और मुझे भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी होने के नाते आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो रही होगी, बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे होगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो आप देख रहे होंगे क्या है, फिलिप्स कर्व। टॉपिक है कौन सा, फिलिप्स, ठीक है, वक्र। अब ये वक्र क्या कहता है और क्यों चर्चा में रहता है, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों का, और क्वेश्चन के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता हूं कि देखो भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है, आपको दिमाग लगाना है और उस पर बेस्ड होकर आंसर देना है। अगर आप जवाब जानते हो तो बताओ इसका आंसर, नहीं जानते हो तो कॉन्सेप्ट जब खत्म हो जाएगा तो और भी क्वेश्चन जो कराता हूं PYQ क्लास के बाद, उनको सॉल्व करिए आप। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है क्या, उसी को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिलिप्स वक्र के अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, अर्थात फिलिप्स वक्र को सबसे अच्छा एक तरह से वर्णन करता है, वो भी अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य के रूप में ये प्रश्न बनाया गया। ऑप्शन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कोई स्थिर व्यापार बंद नहीं है। बी ऑप्शन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर और प्रत्यक्ष संबंध है। सी ऑप्शन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक अस्थिर और विपरीत संबंध है। और डी ऑप्शन है बेरोजगारी में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन के बेस पर आपको काम करना है। अब आप फटाफट इसका आंसर दे दो अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो क्लास के बाद में, मतलब क्लास के बाद का कह रहा हूं, मतलब जैसे ही हम क्वेश्चन कराते हैं तो उस समय हम इसका आंसर कराएंगे। अब चलते हैं फिलिप्स वक्र की तरफ। ये क्या कहता है फिलिप्स वक्र, किस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है फिलिप्स वक्र। तो देखो, ये फिलिप्स वक्र किसने दिया था, एक न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम फिलिप्स। विलियम फिलिप्स ने 1958 में एक सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं, जो वास्तव में क्या है कि बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शा रहा है। अर्थात बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति को संबंध को दर्शाने वाले वक्र को फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। और इस वक्र का उपयोग जो सरकार है उसके द्वारा और जो RBI है उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। RBI अपनी मौद्रिक नीति को बनाने में इस फिलिप्स वक्र को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती है, और राजकोषीय नीति सरकार भी बनाती है इसी फिलिप्स वक्र को थोड़ा सा ध्यान में रखकर। अब ध्यान में रखकर का मतलब ये नहीं है यहाँ तात्पर्य कि बिल्कुल हूबहू उसको फॉलो अप करती है, क्योंकि हर जो सिद्धांत पुराने हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं ही। तो उन कमियों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर जब नीतियां बनाने का काम किया जाता है तो फिलिप्स वक्र को भी हम लोग प्रयोग में ला देते हैं और उसके माध्यम से अपनी नीतियों को बनाने का कार्य करते हैं। अब हमने कहा कि फिलिप्स वक्र क्या कहता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध दिखाता है। तो ये कैसा संबंध है, ये इनवर्स रिलेशन है। ये कैसा संबंध है, ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का तात्पर्य है क्या कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में एक विपरीत संबंध होता है। अर्थात जब बेरोजगारी यहां पर कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, और बेरोजगारी अधिक होती है तो मुद्रास्फीति कम होती है, ये बताता है। समझिएगा, ठीक है, कैसे कह रहा है, बेरोजगारी अगर बढ़ी
तो मुद्रास्फीति क्या होगी? कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति कम होगी। और उल्टे के रूप में क्या है कि बेरोजगारी अगर कम हुई, बस इसी रिलेशन को आपको याद रखना है, तो मुद्रास्फीति अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा कि सर इसको ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा समझा दो तो फिर ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ग्राफ के माध्यम से समझा दो तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ है, ठीक है, हम दूसरे पेज में इस ग्राफ को ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, साफ तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे आप इसको ग्राफ को समझ सकते हो। ये ग्राफ, ठीक, ये बेरोजगारी की दर है, ये बेरोजगारी की दर है, ठीक, एक्स एक्सिस पर है, और ये वाई एक्सिस पर हमने क्या कर दिया, इन्फ्लेशन है अर्थात मुद्रास्फीति है। अब मैंने कहा इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है। तो विपरीत संबंध के समय में हमारा ग्राफ इस तरह से बनते हुए दिखाई देता है, ठीक, अर्थात बेरोजगारी दर ये बढ़ रही है, ये 100% है, ठीक, तो 10%, 20%, ये एग्जाम्पल के रूप में है, 30%, 40%, 50%, 60%, 100% तक ये गया है। परसेंटेज इतना नहीं होता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 से आप इस तरह से मानकर चल लो ऐसे, लेकिन हम इसको ग्राफ में समझा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन भी हमारा जो है वो ऐसे ही चल रहा है, ठीक, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, ऐसे ये चल रहा है, ठीक, ये इन्फ्लेशन रेट है। तो अब आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी जब ज्यादा है, ठीक, बेरोजगारी ज्यादा है तो इन्फ्लेशन कम है, और बेरोजगारी अगर कम हुई, 40% हुई, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, 3% हो गया, बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है अगर बेरोजगारी कम होती है। बेरोजगारी कम हो रही है ऐसे, तो बेरोजगारी अगर कम हो रही है तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी बात को रिप्रेजेंट किया जाता है इस ग्राफ से। हमने यही बात एक तरह से रिप्रेजेंट की है कि जब इन्फ्लेशन एक तरह से क्या होता है कि अगर बढ़ रहा है तो बेरोजगारी कम हो रही होगी, बेरोजगारी कम हो रही होगी, बेरोजगारी अगर कम हो रही होगी, अगर इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ रहा है, इसी बात को रिप्रेजेंट। ये क्या है, हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन है, लो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहीं पर आ रही है, आप देख रहे होंगे। और ये क्या है कि लो इन्फ्लेशन की कंडीशन है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन दिख रही है। ये संबंध बताया है किसमें, फिलिप्स कर्व। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या कि सर इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अगर आप ये कह रहे हो कि अगर हम इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे तो बेरोजगारी हमारी खत्म हो जानी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। भाई इन्फ्लेशन हम इतनी कर दें इन्फ्लेशन की बेरोजगारी खत्म, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है। फिलिप्स कर्व तो बहुत अच्छा काम कर जाएगा ये, इस पर तो हमें काम करना चाहिए, इस पर तो हमको काम करना चाहिए। तो इस फिलिप्स कर्व की कुछ कमियां थी, इन कमियों को उजागर किया आगे के अर्थशास्त्रियों ने और कहा कि जब फिलिप्स कर्व शॉर्ट टर्म के लिए व्यवहार करता है, अर्थात अल्प समय के लिए व्यवहार करता है, तब तो उसका व्यवहार जो है वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए व्यवहार करता है फिलिप्स कर्व, तो इसका व्यवहार बदल जाता है और वास्तव में अगर उसके बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ाता है गवर्नमेंट, मुद्रास्फीति बढ़ाता है, तो बेरोजगारी कम नहीं होगी,
फिर बेरोजगारी कम नहीं होगी और वो अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है कि घातक भी आज हो जाए, वो अर्थव्यवस्था के लिए घातक भी हो जाए। क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक सीमा तक बढ़ाना ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन एक सीमा तक बढ़ाना ठीक है। अगर उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी अर्थव्यवस्था में। इसी बात को व्यवहारिक रूप से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमें दो तरह के वक्र दिखाई देते हैं यहाँ। एक कहलाता है क्या, अल्पकालिक फिलिप्स वक्र, जो बिल्कुल एक तरह से इस सिद्धांत की वकालत कर रहा है, इस सिद्धांत की वकालत कर रहा है, लेकिन दीर्घकालिक जो फिलिप्स वक्र है वो इसके कहता है कि नहीं भैया, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इस तरह की चीजें करोगे, आप इस तरह की चीजें करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये वास्तव में आपको समझना होगा। फिर हो सकता है क्या कि आप अगर इन्फ्लेशन बढ़ा दोगे तो थोड़ा बहुत ही इफेक्ट डालेगा अर्थव्यवस्था में, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप सोच रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। अब समझते हैं कैसे। देखो, अल्पकाल में तो एक तरह से स्पष्ट रूप से वही संबंध दिखता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या है, इन्फ्लेशन है, ठीक, और ये क्या है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। ये तो वही रिलेशन दिखा रहा है जैसे पहले था, वही रिलेशन एक तरह से रिप्रेजेंट होगा। आप इस तरह से मानिएगा, अधिक बेरोजगारी है, ये कम इन्फ्लेशन है, कम बेरोजगारी है, अधिक इन्फ्लेशन है, ठीक। इस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं और इस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं और बताई गई हैं, ठीक है। तो इसी के रूप में ये समझाया गया है कि नीति निर्माता इस वक्र का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि बेरोजगारी को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को कितना एक तरह से डाउन करना चाहिए और कितना एक तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक। और आरबीआई और केंद्रीय सरकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने के लिए मौद्रिक नीति को ढीला करती हैं तो रोजगार बढ़ सकता है, लेकिन मुद्रास्फीति यहां पर बढ़ सकती है, काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, इस बात को रिप्रेजेंट किया किसके द्वारा, लॉन्ग टर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इस बात को समझाया मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा और एडमंड फ्लैप्स के द्वारा। किसके द्वारा, मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फ्लैप्स के रूप में। और उसी संकल्पना में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया कि दीर्घकालिक संदर्भ में जब हम फिलिप्स वक्र को देखते हैं तो हमें एक सिचुएशन मिलती है अर्थव्यवस्था में, और वो सिचुएशन होती है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के रूप में, प्राकृतिक बेरोजगारी दर के रूप में हमें वो सिचुएशन प्राप्त होती है। उसी सिचुएशन को हम कहेंगे क्या, एक तरह से नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात नायरू के नाम से जाना जाता है। समझिएगा, ये कहते हैं क्या, लॉन्ग टर्म के लिए जब हम नीतियों को बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से क्या होता है, जब हम नीतियों को बनाने का काम करते हैं तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच कोई स्थायी संबंध नहीं मिलता है, फिर स्थायी संबंध नहीं मिलता है। और उस कंडीशंस में कुछ अर्थशास्त्री, कौन कौन से अर्थशास्त्री, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा और एडमंड फ्लैप्स के द्वारा, उन्होंने कहा कि वास्तव में क्या है कि अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म के रूप में देखा जाए तो मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो बेरोजगारी की दर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि उससे कम बेरोजगारी नहीं की जा सकती।
उससे कम बेरोजगारी नहीं करते। अगर हम मुद्रास्फीति को बढ़ाकर बेरोजगारी को कम भी करने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रभाव हो सकता है कि उल्टा दिखाई देने लगे या कुछ विपरीत दिखाई देने लगे। और ये स्थिर बेरोजगारी दर कैसे बन जाती है? कैसे बन जाती है? ठीक, कहते हैं क्या होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में, ठीक, जब मुद्रा की पूर्ति होती है, समझिएगा इसमें, मुद्रा की पूर्ति हुई तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब है क्या? अर्थव्यवस्था में वस्तुएं और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी, अर्थात जीडीपी की वृद्धि होती है। जीडीपी की वृद्धि होती है, ठीक। अब जब जीडीपी की वृद्धि होती है तो कर्मचारी ज्यादा वेतन की मांग करना शुरू कर देता है। समझिएगा, कर्मचारी ज्यादा वेतन की मांग करना शुरू कर देता है। और जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा वेतन की मांग करेगा, क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति आई है। उस मुद्रास्फीति के आने के कारण से होता क्या है, वस्तुओं की मांग बढ़ गई होती है और कीमत बढ़ गई होती है। वस्तुओं की मांग बढ़ गई होती है और कीमत बढ़ गई होती है। और कीमत बढ़ने के कारण से कर्मचारी भी जीडीपी के ग्रोथ के साथ में ज्यादा वेतन मांगना शुरू कर देता है। अब जब ज्यादा वेतन मांगना शुरू कर देता है तो उस कंडीशंस में उन कर्मचारियों को निकालने का काम करना शुरू कर देती है कंपनी। उन कर्मचारियों को निकालने का काम करना शुरू कर देती है कंपनी। और ऐसी कंडीशंस में क्या है कि कर्मचारियों को जब निकाला गया तो बेरोजगारी को यहां पर क्या किया गया? रोजगार के लोगों को हटाया गया और नए रोजगार के अवसर पैदा करना शुरू कर देती है। और इसीलिए क्या होता है कि फिर इन्फ्लेशन अगर बढ़ता भी है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का असर बेरोजगारी को अर्थात रोजगार देने में नहीं होता। फिर रोजगार देने में नहीं होता। मैंने क्या कहा कि अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई गई, पैसा बढ़ाया गया तो जीडीपी की वृद्धि होगी, ठीक। और मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, इसका मतलब है मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा ही होगा अर्थव्यवस्था में। इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा अर्थव्यवस्था में। अब अगर इन्फ्लेशन आता है अर्थव्यवस्था में तो उस कंडीशंस में क्या होगा? महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ ये होता है कि जैसे जीडीपी की ग्रोथ होती है तो कर्मचारी ज्यादा वेतन मांगना शुरू कर देता है। लॉन्ग टर्म के रूप में कह रहा हूं, तो कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देती है कंपनी। तो ये कर्मचारी बेरोजगार हो गए, नए कर्मचारियों को नियुक्त कर लेती है। तो हाई इन्फ्लेशन के बावजूद भी बेरोजगारी कम नहीं होती। फिर उच्च इन्फ्लेशन के कारण से बेरोजगारी कम नहीं होती। और ये कंडीशन हो जाती है क्या? ये कंडीशन हो जाती है क्या? वास्तव में ये कंडीशन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जानी जाती है, अर्थात बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। ये हमेशा अर्थव्यवस्था में मौजूद रहेगी। आप इससे कम रोजगार नहीं, बेरोजगारी कम नहीं कर सकते। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का तात्पर्य हो गया यहां पर क्या कि इससे कम अब बेरोजगारी को कम नहीं किया जा सकता है। ये अर्थव्यवस्था इतनी बेरोजगारी को बनाकर रखेगी, कम नहीं किया जा सकता है बेरोजगारी की इस दर को। उसी को कहा जाता है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक बेरोजगारी दर, उसी को कहा जाता है। तो इसी बात को उन्होंने समझाया और कहा क्या कि अर्थव्यवस्था में ये उल्टा प्रभाव दिखने लगता है लॉन्ग टर्म में। और जब लॉन्ग टर्म में दिखने लगता है तो आपको अर्थव्यवस्था में इस तरह से वक्र दिखता है। कैसे? ठीक है, एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में दिखाई देगा। समझिएगा, डिमांड और सप्लाई के रूप में हम इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, बस केवल और केवल क्या है कि ऐसे। ये एक तरह से क्या है कि बेरोजगारी की नेचुरल दर के रूप में रिप्रेजेंट होगा, नायरू की कंडीशन में होगा, अर्थात इससे ऊपर की स्थिति। अब इन्फ्लेशन चाहे जितना बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ही रहेगा।
अनएम्प्लॉयमेंट इतना ही रहे। यही एक तरह से कंडीशन कहला रही है, नायरू की कंडीशन के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, अर्थात स्थिर हो गई। देख रहे होंगे आप, ग्राफ ऐसे ही था ना, एक वर्टिकल लाइन मिलती है, वर्टिकल लाइन मिलती है, अर्थात इससे ज्यादा आप कुछ नहीं किया ऐसे, ये देख रहे होंगे, ठीक है। एक तरह से ये वर्टिकल लाइन के रूप में लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो गेन है, जो फिलिप्स कर्व है, वो इस तरह से बनते हुए दिखाई दे रहा है और इस तरह से बनते हुए दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था में यही कंडीशन नायरू की कंडीशन बन जाती है। अब बेरोजगारी को कम नहीं किया जा सकता है और उस समय फिलिप्स कर्व एक ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिलिप्स कर्व कैसे कार्य करता है, तो आप इसको मानिएगा कि फिलिप्स कर्व वास्तव में दो तरह से काम करता है। अल्पकालिक अल्पकालिक एक तरह से रूप में अगर देखा जाए तो अल्पकालिक यहाँ पर फिलिप्स वक्र के रूप में देखा जाए तो उसी तरह से बनता है। दीर्घकालिक में एक वर्टिकल लाइन बनती है, याद रखेंगे। नायरू की कंडीशन को हम लोग समझेंगे और कभी विस्तृत तरीके से, और अभी मैंने बहुत कंसाइज वे में इसको समझाया है क्योंकि हमारा टॉपिक फिलिप्स कर्व के रूप में है। नायरू की कंडीशंस को हम डिमांड और सप्लाई से जोड़कर भी उसको बताएंगे और शिफ्टिंग के रूप में उसको बताएंगे कि कैसे नायरू की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में भी ये कंडीशन आ सकती है। जैसे मान लेते हैं क्या कि जब मुद्रास्फीति हाई यहाँ पर, और बेरोजगारी भी हो सकता है हाई की कंडीशन बनती जाए हर जगह। कैसे कि डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो, सरकार ने कोई योजना इस तरह से लागू कर दी हो कि सरकार मुफ्त में पैसा देना शुरू कर दे। अब सरकार अगर मुफ्त में पैसा देना शुरू कर दे, मान लेते हैं कि पेंशन स्कीम के तहत 6,000 रुपये दे रही, तो डिमांड तो अर्थव्यवस्था में आ ही रही ना। अब डिमांड आ रही है अर्थव्यवस्था में, लेकिन वास्तव में क्या है कि अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेगा इस डिमांड को देखकर? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेगा इस डिमांड को देखकर। क्यों? क्योंकि मुफ्त में दिया गया पैसा है। उसे पता है कि कल के दिन अगर सरकार ने पैसे को देना बंद कर दिया तो ये 6,000 की आज जो डिमांड कर रहे हैं वो फिर डिमांड नहीं करेंगे भविष्य में। तो हम अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कल के दिन हमारी वस्तुएं बिकेंगी नहीं। इसीलिए वो क्या है कि वो ये देखता है अर्थव्यवस्था में क्या कि कहीं सरकार के द्वारा तो इस तरह की इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, सरकार की नीतियों के कारण से तो इन्फ्लेशन नहीं निकल कर आ रहा है, तो उसकी चर्चा हम विस्तृत तरीके से अलग तरीके से करेंगे, स्टैगफ्लेशन के रूप में अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा जो फिलिप्स कर्व था वो हमने ये बताया कि शॉर्ट टर्म के रूप में और लॉन्ग टर्म में कैसे व्यवहार करता है। शॉर्ट टर्म में तो उसका जो कर्व है वो उसी तरह से बनता है, लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेट लाइन बनती है और हमें नायरू की कंडीशन मिलती है। नायरू की कंडीशन एक तरह से कि इन्फ्लेशन रेट फिर चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए, बेरोजगारी दर कम नहीं होगी, बेरोजगारी दर स्थिर हो जाती है और वो बेरोजगारी दर जो स्थिर हुई है वो वास्तव में क्या है कि हमें एक ऐसी स्थिति प्रदान कर देती है कि जो कि हमारी नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक बेरोजगारी दर के रूप में रिप्रेजेंट होती है। यही बात मैंने इसमें समझाई है, ठीक है। फिलिप्स वक्र का सैद्धांतिक आधार, फिलिप्स ने ब्रिटेन के आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन कर पाया कि मजदूरी में और बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध था। एक तरह से अगर देखा जाए तो फिलिप्स कर्व ब्रिटेन में जब 1861 और 1957 में कई बार इसको प्रयोग में लाया गया तो देखा गया कि मजदूरी में वृद्धि और बेरोजगारी के बीच में एक नकारात्मक संबंध यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये बात एक तरह से सैद्धांतिक रूप से सफल रही है ब्रिटेन के संदर्भ में। केन्सियन से दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो केन्सियन अर्थशास्त्री इस बात का समर्थन करते हैं फिलिप्स कर्व का कि सरकार की नीतियों के माध्यम से बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बना सकती है अगर सरकार इस तरह से चाहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए संतुलन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। नवशास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जाए, मॉनेटरिस्ट जैसे एक तरह से मिल्टन फ्रीडमैन और नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने इस विचारधारा को चुनौती दी कि अल्पकालिक लाभ, ठीक है, और दीर्घकालिक में उच्च मुद्रास्फीति की कीमत पर आते हैं, ठीक है। तो वास्तव में क्या है कि अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि भैया देखो अल्पकालिक के लिए तो ठीक है, दीर्घकालिक के रूप में इसमें कुछ चुनौतियां हैं,
उसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, उसी बात को एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, एक ये ग्राफ के माध्यम से इसको समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब स्टैगफ्लेशन और फिलिप्स कर्व की सीमाएं, हमने कहा कि स्टैगफ्लेशन की कंडीशंस में भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, जैसे उच्च बेरोजगारी दर बनी रहे और उच्च मुद्रास्फीति भी बनी रहे। और ये उच्च मुद्रास्फीति कैसे हो सकती है? स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, उच्च मुद्रास्फीति भी होती है और उच्च बेरोजगारी दर भी हो। तो अब ये मुद्रास्फीति कैसे हो? कैसे सरकार की कोई योजना है, ठीक है, योजना से अगर सरकार ने एक तरह से पैसा दिया है तो ये डिमांड तो पैदा करेगा ही, और डिमांड एक तरह से क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति कर दी सरकार ने, मुद्रा की पूर्ति की है, पैसा तो अर्थव्यवस्था में पहुंचा ही है। ठीक, और जब पैसा पहुंचा है सरकार की योजना से तो मुद्रा की पूर्ति हुई है, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी नहीं कम होती है स्टैगफ्लेशन में, बेरोजगारी नहीं कम होती है। क्यों बेरोजगारी कम नहीं होती है? क्योंकि निवेशक निवेश करने से बचता है, निवेशक निवेश करने से बचता है। उसे ये पता है क्या कि ये पैसा योजना के तहत दिया गया, वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में दिया गया, ठीक है, गरीब कल्याण के संदर्भ में दिया गया है, या फिर एक तरह से कृषि सम्मान निधि के रूप में दिया गया है, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में डिमांड आई है। लेकिन ये डिमांड अस्थायी हो सकती है अगर सरकार के द्वारा इस पैसे को बंद कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हाई इन्फ्लेशन तो रहता है, और साथ ही साथ यहां पर क्या हो जाता है कि बेरोजगारी भी जब हाई रहे तो स्टैगफ्लेशन की संकल्पना देखने को मिलती है। तो अर्थव्यवस्था में क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में ये चुनौती बन जाता है फिलिप्स कर्व के संदर्भ में, और स्टैगफ्लेशन की कंडीशंस में फिलिप्स कर्व काम नहीं करता है अगर सरकार इस तरह से कुछ भी काम करती है। ठीक है, उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन एक साथ देखी गई, जिसमें पारंपरिक फिलिप्स वक्र की उपयोगिता पर सवाल उठा दिए। इसका कारण तेल संकट और आपूर्ति पक्ष की समस्याएं थी। 1970 के दशक की बात बता रही है कि तेल संकट के कारण से ये प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट हुई थी और आपूर्ति पक्ष की कुछ समस्याएं थी। आपूर्ति पक्ष के झटके, जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, फिलिप्स वक्र के मॉडल को प्रभावित कर गया 1970 के दशक में। ठीक, दीर्घकालिक में यह वक्र नीति निर्माताओं के लिए कम प्रभावी होता है, कम प्रभावी होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से मतलब मुद्रास्फीति के कोई भी झटका अगर अर्थव्यवस्था में आ जाता है तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से अगर बढ़ जाता है तो वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन जो है वो वेतन के कारण से नहीं बढ़ा कि लोगों को ज्यादा वेतन दिया गया इसलिए उन्होंने डिमांड की। वो हो सकता है अर्थव्यवस्था के किसी भी झटके के कारण से हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी झटका हो सकता है, और कोई भी झटका हो सकता है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि नीति निर्माताओं के लिए कम प्रभावी होते हुए दिखाई दिया। अपेक्षाएं और वैश्विक आर्थिक कारक इसकी सटीकता को प्रभावित कर जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में भी ये चुनौती बनकर, स्टैगफ्लेशन भी इसके लिए एक चुनौती बनकर निकल कर आता है फिलिप्स का। तो समझ में आ गया होगा फिलिप्स का बेरोजगारी के बीच में और मुद्रास्फीति के बीच में एक विपरीत संबंध होता है, उसी को हमने एक तरह से फिलिप्स कर्व के रूप में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब वर्तमान में फिलिप्स कर्व कैसे बन रहा है, वर्तमान में फिलिप्स कर्व कैसे बन रहा है, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में चपटा फिलिप्स कर्व दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए हाल के वर्षों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो फिलिप्स कर्व है वो वास्तव में क्या है कि उसका ढलान कम हुआ है। इस बात को इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना यूपीएससी वाले। ठीक है, यानी बेरोजगारी में बदलाव मुद्रास्फीति का कम प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी में बदलाव
और मुद्रास्फीति का कम प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। इसके कारण क्या है कि वैश्वीकरण और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार हो रहा है इसी कारण से, और केंद्रीय बैंकों की विश्वसनीयता और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं की स्थिरता के कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक, तो आप याद रखना, पहले तो ऐसे था, आज ऐसे हो रहा है, आज ऐसे हो रहा है। ठीक है, आज ऐसे हो रहा है, अर्थात मुद्रास्फीति जो है वो अगर देखा जाए तो बेरोजगारी में बदलाव क्या कर रही है, मुद्रास्फीति को कम प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी यहाँ पर कम है, कम हो रही है, लेकिन बेरोजगारी कम होने के बाद मुद्रास्फीति बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण आ गया है, जुड़ाव हो गया है, इसलिए पूर्ति बहुत अच्छी हो रही है वस्तुओं की, और आपूर्ति श्रृंखला का भी विस्तार हुआ है। बहुत सी वस्तुएं एक तरह से क्या है, भेजी जा रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वस्तुओं की कमी नहीं हो पा रही है, इसीलिए क्या है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो उसका प्रभाव बहुत कम मिल रहा है। और दूसरा, केंद्रीय बैंक ने अपनी जो यहाँ पर मौद्रिक नीति है उसमें भी बहुत से बदलाव कर दिए, जिसके कारण से इसका प्रभाव यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। तो अब आपको याद रखना कि आज वर्तमान आधुनिक संबंध में जो फिलिप्स वक्र है, चपटा फिलिप्स वक्र बन रहा है। कैसा बन रहा है? चपटा फिलिप्स वक्र बन रहा है, इस बात को दिमाग में रखना है। वैसे ये बनता है, लेकिन चपटा उसका कारण है कि देश के जुड़ाव के कारण से, वैश्वीकरण के कारण से, और आपूर्ति श्रृंखला का बहुत विस्तार हो गया है, वस्तुएं बड़े आराम से पहुंच जाती हैं। इन्फ्लेशन तो तभी आएगा ना जब वस्तुओं की आपूर्ति कम होगी, वस्तुएं महंगी तभी होंगी जब वस्तुएं कम मिलेंगी। जब वस्तुओं का भंडार हो रहा है तो उसका इफेक्ट कम दिख रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है वास्तव में। ठीक है, भारत में इसकी प्रासंगिकता आपूर्ति का पक्ष के कारण से, एक तरह से अगर हम देखें तो खाद्य और ईंधन की कीमतें मुद्रास्फीति को अधिक प्रभावित करते हैं। इससे पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन बना है, आप जाकर देखिएगा, क्वेश्चन बनाया है यूपीएससी ने इसी पर बेस्ड होकर। ठीक है, तो आपूर्ति पक्ष के कारण से खाद्य और ईंधन की कीमतें मुद्रास्फीति को अधिक प्रभावित करती हैं, जिससे फिलिप्स वक्र की प्रासंगिकता सीमित हो जाती है। किसकी? फिलिप्स वक्र की प्रासंगिकता सीमित हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाते समय मुद्रास्फीति और विकास, बेरोजगारी के संबंधित है, बीच संतुलन पर विचार करता है। ठीक, तो अब इस बात को भी याद रखना, भारतीय संदर्भ में भी हमने रिप्रेजेंट किया है, पिछली बार यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन बनाया है, याद रखना। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो खाद्य और ईंधन की कीमतें वास्तव में अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति को अधिक प्रभावित करते हैं आपूर्ति पक्ष में, इस बात को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा तो मेन है क्वेश्चन, हमने समझा दिया है आपको, दिक्कत नहीं आ बड़े ली है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है कि इसका क्या इसका जवाब होगा। फटाफट इसका आप बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा यहाँ। ठीक है, बताइएगा इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, फिलिप्स वक्र के अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच स्थिर और विपरीत संबंध होता है, यही बात बता रहा है। ठीक है, ये हमने अभी समझाया आपको। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा बताइएगा फटाफट इसका जवाब, यहां पर दूसरे का दीजिएगा, आंसर क्या होगा दूसरे का फटाफट। फिलिप्स वक्र के दीर्घकालिक ऊर्ध्वाधर होने का क्या कारण है? दीर्घकालिक में ऊर्ध्वाधर होने का कारण क्या है? ठीक है, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रहना, प्राकृतिक बेरोजगारी दर पर वास्तविक मजदूरी का लचीलापन। ठीक है, अर्थव्यवस्था का अपनी प्राकृतिक बेरोजगारी दर की ओर वापस लौटने की प्रवृत्ति है, और सरकार की हस्तक्षेपवादी नीति। फटाफट बताइएगा। तो मैंने कहा था ना, अर्थव्यवस्था की अपनी प्राकृतिक बेरोजगारी दर की ओर लौटने की प्रवृत्ति। ठीक है, इसी कारण से ऊर्ध्वाधर जो है बना होता है। ठीक है, अगर देखा जाए, देखें
मजदूरी अजदूरी दर से तो यहाँ पर लचीलापन है ही नहीं। ठीक है, तो बेरोजगारी दर अगर देखा जाए, ठीक है, अपनी प्राकृतिक बेरोजगारी दर की ओर वापस लौटने का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कारण से दीर्घकालिक ऊर्ध्वाधर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नायरू की कंडीशन मिलती है, नायरू की कंडीशन मिलती है प्राकृतिक, मुद्रास्फीति दर स्थिर रहती है। ठीक है, वो एक तरह से स्थिर रहने का मतलब है चाहे जितना यहाँ पर क्या हो जाए कि बेरोजगारी इस यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, बेरोजगारी की दर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी इस तरह से क्या कि स्थिर बनी रहेगी, और बेरोजगारी की दर स्थिर बनी रहेगी, बिल्कुल उससे कम बेरोजगारी दर नहीं होगी। ठीक है, अगर सरकार बेरोजगारी दर को प्राकृतिक दर से नीचे धकेलने की कोशिश करेगी तो मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, जिससे फिलिप्स वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अंततः बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक दर पर फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के साथ। इसलिए दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र ऊर्ध्वाधर होता है, हमेशा ही याद रखना इस बात को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अल्पकालिक फिलिप्स वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित कर सकता है? कहां पर स्थानांतरित कर सकता है? दाईं ओर एक तरह से स्थानांतरित कर सकता है। दाईं ओर तो स्थानांतरित हो सकता है क्या? सप्लाई स्टॉक के कारण से। ठीक है, प्रतिकूल आपूर्ति आघात से दाईं ओर एक तरह से स्थापित हो सकता है। तेल की कीमतों में वृद्धि उत्पादन लागत को बढ़ाती है, जिससे बेरोजगारी दर एक तरह से उच्च मुद्रास्फीति के रूप में रिप्रेजेंट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकालिक फिलिप्स वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। याद रखना, प्रतिकूल आपूर्ति आघात के कारण से ये निकल कर आएगा। नेक्स्ट बताइएगा, चौथा, यदि सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती, विस्तारवादी का मतलब है कि मौद्रिक नीति जो है उसमें लो इंटरेस्ट रेट की नीति अपनाएगी, तो फिलिप्स वक्र के अल्पकालिक ढांचे पर इसका क्या प्रभाव होने की संभावना है? तो फिलिप्स वक्र के क्या एक तरह से आएगी, तो विस्तारवादी अगर नीति अपनाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने से बेरोजगारी में कमी आएगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अगर विस्तारवादी नीति अपनाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लो इंटरेस्ट रेट, ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी में कमी आएगी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा फिलिप्स वक्र की पारंपरिक व्याख्या को चुनौती देता है? कौन सी अवधारणा फिलिप्स वक्र की पारंपरिक एक तरह से जो व्याख्या को चुनौती देता है? खासकर 1970 के दशक की स्टैगफ्लेशन की घटना, स्टैगफ्लेशन की घटना 1970 थी, तो वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई थी, इस कारण से ये हुआ था, उस कारण से हुआ था। तो वास्तव में किसको एक तरह से रिप्रेजेंट होता है? मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण से नहीं, लागत जन मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की उम्मीद है, इन्फ्लेशनरी उम्मीदें। यहां पर 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी एक साथ की घटना ने पारंपरिक फिलिप्स वक्र के विचार करने की चुनौती दी, और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर विपरीत संबंध है। मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फ्लैप्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि मुद्रास्फीति की उम्मीदें इस रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब लोग उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीद करते हैं तो वे उच्च मजदूरी की कीमतें मांगते हैं, जिससे बेरोजगारी के साथ उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है। फिलिप्स वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे जाता है। इस तरह की बातें यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका सही होगा। यहाँ पर मैंने कहा ना कि भैया देखो, जब लोगों को कीमतें बढ़ती हैं तो लोग मजदूरी ज्यादा मांगना शुरू कर देते हैं, और मजदूरें ज़्यादा मांगना शुरू कर देते हो तो एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू हो जाता है कि भैया हमको ज़्यादा मजदूरी, तो कंपनी निकाल देती है वहाँ लोग, और कंपनी निकाल देती है तो वास्तव में क्या है कि जब कंपनी निकाल कर नए एम्प्लॉय कर देती है तो बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये कंडीशन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है कि चीजें रिप्रेजेंट होती है। मुद्रास्फीति अगर ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा सैलरी मांगने की कोशिश करते ही हैं, भाई आप महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, वेतन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ, यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं।
महंगाई बढ़ गई, वेतन बढ़ाओ। तो ऐसी कंडीशंस में ये चीज़ें निकल कर आती हैं। तो हमारे ये रहे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, जिसमें हमने आपको ये सारी बातें रिप्रेजेंट कर दी। बस सीधा-सीधा सिद्धांत याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं जाना अभी। हाँ, नायरू की कंडीशन आपको फिर बाद में समझाएँगे विस्तार से, अभी नहीं। अभी मैंने केवल और केवल क्या है कि बहुत सिंपल वे में फिलिप्स कर्व समझाया है। नायरू की कंडीशन के लिए अलग से हमको बहुत सी चीज़ें लेकर चलना पड़ेगा, तब नायरू की कंडीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। बस ये मान लो आप कि नेचुरल प्राकृतिक दर वो है कि उससे कम बेरोजगारी दर नहीं लाई जा सकती। अगर उससे कम लाई जाती है प्राकृतिक से, तो इन्फ्लेशन की कीमत हमको चुकानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। हो सकता है कि 15% अगर बेरोजगारी दर चल रही है, और अगर मैं कोशिश करूं 14% बेरोजगारी दर आए, तो उस कंडीशंस में 6% की जो इन्फ्लेशन रेट है, हो सकता है 30% पहुंच जाए। समझिएगा मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या कि कीमत ज्यादा चुकानी पड़ जाएगी। कि अगर मान लेते हैं बेरोजगारी दर 15% आपकी चल रही है, ठीक, और इन्फ्लेशन रेट 2 से 6 के बीच चल रहा है। अब आप चाहते हो कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दें और बेरोजगारी को कम कर दें, तो 15% से अगर आप 14 लाना चाहते हैं, तो हो सकता है क्या इन्फ्लेशन रेट 20% पहुंच जाए या 30% पहुंच जाए। तो कीमत बहुत चुकानी पड़ जाएगी हमको। ये जो कंडीशन बनी है, इससे कम बेरोजगारी नहीं की जाती है, की जा सकती है बेरोजगारी दर। और ये वास्तव में साम्य की स्थिति समझ लो, या फिर आप कह लो कि नेचुरल एक तरह से बेरोजगारी दर है ये, इससे कम नहीं। ये अर्थव्यवस्था में एक तरह से बेरोजगारी हमेशा बनी रहेगी। मतलब नेचुरल का मतलब हो गया क्या कि अर्थव्यवस्था में एक सीमा तक ही बेरोजगारी कम की जा सकती है। एक सीमा तक ही बेरोजगारी कम की जा सकती है, बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी अर्थव्यवस्था में। आप ये मत कहिएगा कि 100% लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है अर्थव्यवस्था में। एक सीमा तक ही एक तरह से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, आप ये मान लो। 100% अर्थव्यवस्था में रोजगार दिया ही नहीं जा सकता है। बस इसी बात को रिप्रेजेंट किया, जो इसके लिए मुसीबत बन गया। नायरू की कंडीशंस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप चिंता मत करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। 9:30 बजे रात्रि में ये क्लास होती है प्रतिदिन, और इस क्लास को करते रहिए और जोश में बने रहिए, जिससे क्या है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।